जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज से इस किरण पब्लिकेशन के बुक से जीके जीएस के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और ये बुक मैक्सिमम स्टूडेंट के पास होगा ही, और जिनके पास नहीं है अगर आप लोग लेना चाहें तो इस बुक का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर आप लोग ले सकते हैं। इस बुक को पढ़कर आप अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 से कवर करेंगे। इससे पहले इंग्लिश और हिंदी व्याकरण के प्रश्न है, हम लोग केवल जीके जीएस के प्रश्नों का ही रिवीजन करेंगे। तो देखिए प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है कौन सा है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो साथियों भारत का वह राज्य कौन सा है जहां पर क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन है, तो ये है मध्य प्रदेश। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दूसरे स्थान पर आता है अरुणाचल प्रदेश। और परसेंटेज में सबसे अधिक वन पूछे कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो देखिए NH1 की बात करें तो इसकी लंबाई 535 है, NH2 की लंबाई 1214 है, NH3 की लंबाई 427 और NH4 की लंबाई 230 है। तो सबसे लंबा कौन सा होगा इनमें से, NH2 होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा है। और देखिए साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको बिहार पुलिस के लिए 3 क्लास दिए जाते हैं। एक रात 8 बजे है, दूसरी क्लास रात 8:30 बजे है और एक क्लास है शाम 7:30 बजे। शाम 7:30 बजे की क्लास में टॉपिक वाइज जीके जीएस का प्रैक्टिस चलता है और ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उस चैनल का। तो कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा है, तो यहाँ पर सही जवाब है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। चलिए सभी ऑप्शन को देखिए। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन को अगर देखते हैं कलकत्ता, तो कलकत्ता की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने नहीं किया था। कलकत्ता जो है जॉब चार्नॉक के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये गलत सुमेलित है। चलिए आगे देखिए, ताजमहल की रूपरेखा यानी कि डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो प्यारे साथियों, ताजमहल कला जगत को शाहजहां की अनुपम देन है, यानी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और उस्ताद अहमद लाहौरी इस मकबरे का क्या था, मुख्य स्थापत्यकार थे। तो यहाँ पर पूछा गया है रूपरेखा किसने तैयार किया था, तो याद रखिएगा उस्ताद ईसा ने। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, हरित स्थल यानी कि ग्रीनलैंड क्या है। और अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। और अगर आप लोग लाइव चैट के साथ आंसर देना चाहते हैं तो आप लोग रात 8 बजे या फिर 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बड़ी बर्फ की चादर है ग्रीनलैंड। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे। देखिए ऐसे तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, लेकिन बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इस पर स्टार मार्क कर लेंगे और आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे क्योंकि ये रिवीजन का क्लास है। तो इसका सही जवाब होगा 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। और इसी 42वें संशोधन को क्या बोला जाता है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। 44वां संशोधन के माध्यम से क्या हुआ था, तो संपत्ति का जो अधिकार है पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वां संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और संपत्ति के अधिकार को अब रखा गया है 300A में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग खाली स्थान किसका प्रतीक है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर सही जवाब है धर्म साधना का प्रतीक है। आगे देखिए, संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए कितने माह से अधिक? तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो सही जवाब क्या होगा? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है? और साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं इसका भी आपको स्कोर कमेंट करके सेशन के लास्ट में बताना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो देखिए, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, इन सभी के लिए जो उम्र सीमा है न्यूनतम कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष। लेकिन यहाँ पे अधिकतम पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? कोई सीमा नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो चौथा ऑप्शन सही है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार बताया प्रैक्टिस सेट में। तो अगर आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस सेट अटेंड करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सही जवाब होगा पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था 1928 में। अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? तो प्यारे साथियों, अली अकबर खान मेहर घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे और वे सरोद बजाते थे। तो यहाँ पर सही जवाब है तीसरा ऑप्शन सरोद। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो ये युद्ध है वांडीवास की लड़ाई। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। इसे भी ध्यान रखेंगे। बक्सर का युद्ध पूछा जाता है और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। और बक्सर का कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। आप लोग कमेंट करके बताइए प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। आगे देखिए, किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई? एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? जेडी शासन के दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 में। जेडी मतलब क्या हुआ? जनता दल, ध्यान रखेंगे। बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल में बताना है, ऐसे लिखा नहीं गया है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पटना है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। लेकिन ऑप्शन में तो पश्चिमी चंपारण नहीं दिया हुआ है। तो पश्चिमी चंपारण के बाद आता है दूसरे स्थान पर गया क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। याद रखिएगा, जनसंख्या में नहीं बताना है। जनसंख्या में सबसे बड़ा पूछे तो ये पटना होगा। चलिए, लेकिन बुक में आंसर जो दिया गया है गया दिया गया है। जनसंख्या में कौन है? तो पटना। बोस्टन टी पार्टी क्या थी? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से आप सभी 36 के लिए। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित होती है? तो बोस्टन टी पार्टी क्या थी? चाय कर के विरोध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? चलिए 37 के लिए आंसर कीजिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था बारदोली सत्याग्रह, इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई?
तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। वेदांग की संख्या कितनी है, तो यहाँ से वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद सभी को ध्यान रखिए। वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6 वेदांग है। कौन कौन से है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। वेद हमारे 4 है, उपनिषद 108 है, पुराण 18 है, सभी को ध्यान रखें। भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, यानी किस तरंग को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, तो पी तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। और भूकंप की तीव्रता को किस में मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल में। भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफ, और भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं केवल आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया था, इस प्रश्न को मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों ये पाया गया था मेसोपोटामिया में। चलिए आगे देखिए, बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसके बीच में एक लाल वृत्त है, सही है। इसमें एक हरे रंग की पृष्ठभूमि है, ये भी सही है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, देखिए बांग्लादेश का जो ध्वज है उसमें ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 नहीं है, यह है 3:5। तो सी ऑप्शन जो है यही गलत दिया हुआ है। बॉलीवुड हिंदी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में किस आधुनिक शहर को वासेपुर बताया गया है, तो ये बताया गया किसको, धनबाद को। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है, धनबाद को वासेपुर बताया गया है। यह फिल्म कोल माफिया पर आधारित है जो कि वर्ष 2012 में प्रदर्शित हुआ था। इस फिल्म के निर्देशक कौन है, तो अनुराग कश्यप है। किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राज्यशत करने का कानून पारित किया है, तो कौन सा राज्य है, तो ये राज्य है अपना बिहार। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है, बिहार। किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है, तो प्यारे साथियों किसी देश का विकास जो है ये निर्धारित किया जा सकता है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय से, उसके औसत साक्षरता स्तर से, उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से, यानी कि सही जवाब है उपर्युक्त सभी। और भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने, और उस समय प्रति व्यक्ति आय क्या था, तो 20 रुपया। भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यरतता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, एक शिक्षक, वकील तथा हजाम का कार्य, जिसे परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि ये जो लिखा गया है एक शिक्षक, वकील तथा हजाम का कार्य, ये किस सेक्टर में आएगा, तो देखिए प्राथमिक सेक्टर में तो आएगा नहीं, क्योंकि प्राथमिक सेक्टर में कृषि, वन, मछली पालन ये सभी आता है। द्वितीयक सेक्टर में भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें औद्योगिक क्षेत्र आता है, जैसे विनिर्माण हो गया, उद्योग, लौह इस्पात, सीमेंट, बिजली, गैस ये सभी है। तृतीयक सेक्टर की बात करें तो इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है, और ये सभी जो है सेवा देने वाले हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, कार्य करना नहीं चाहते, ये नहीं होगा। सुस्त ढंग से कार्य करने हैं, ये भी नहीं होगा। उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका तीसरा ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको बोला जाता है मनरेगा, अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो बहुत ही सिंपल है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें 100 दिनों की गारंटी दी जाती है रोजगार के लिए। चलिए आगे देखिए, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी कराया था, आंसर कीजिए।
तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए बताया तो बिल्कुल सही जवाब है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। नए राज्य के गठन की क्षमता किसमें निहित होती है? चलिए ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आंसर कीजिए। नए राज्य का अगर गठन करना है तो ये शक्ति किसके पास है? तो केवल और केवल संसद के पास है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? तो साथियों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है आयरलैंड, यानी कि आयरिश के संविधान से प्रेरित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में बताया गया है। और प्यारे साथियों जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी लाइक करें। भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है? तो प्यारे साथियों इसका तात्पर्य है राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यही होता है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो प्यारे साथियों सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टरों में उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति विशेष ज्ञान अथवा निश्चित विषयों से संबंधित व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्य परिषद में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। तो कौन सा एक विषय इसमें नहीं आता है? साहित्य, अर्थशास्त्र, विज्ञान या फिर कला? तो ध्यान से सुनिए, देखिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य में आता है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जाने माने योग्य व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा अर्थशास्त्र से नहीं होते, बाकी साहित्य, विज्ञान, कला में होते हैं। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? चलिए सिलेक्टेड प्रश्न है, इसको मार्क कीजिए आप सभी फटाक से। तो पहले भी हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो सही जवाब है रॉल्फ फिच। ध्यान रखेंगे रॉल्फ फिच, इसने पटना नगर का विस्तार से वर्णन किया और यह मुगल शासक अकबर के शासनकाल में भारत आया था। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो प्यारे साथियों बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? तो पटना का वर्णन किसने किया था? अभी हमने आपको बताया रॉल्फ फिच, जो कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे पहले कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं। और साथियों डेली आपको रिवीजन करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से तैयारी होगा, और डेली क्लास अटेंड कीजिए। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सतीश प्रसाद सिंह। आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? निम्नलिखित में मीना किससे संबंधित है? चलिए आखिरी क्वेश्चन है। तो मीना जो है यूनिसेफ द्वारा निर्मित फिल्म की नायिका है। तो सही जवाब क्या होगा? दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। तो आखिरी में वही प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, आपको बताना है। तो साथियों अगर सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाते जाते सेशन को आप सभी दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। और अगर आपको आगे और भी रिवीजन का क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, फिर इस क्लास को भी डेली कराया जाएगा।